स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सीएट अकाउंटेंसी ट्रिक्स। आई एम प्रवीण सर, योर अकाउंट्स टीचर। मैं इस वीडियो में आप लोगों से टी.एस. ग्रेवाल के एडिशन 2020 बुक का चैप्टर नंबर 8 जो कि जर्नल का है, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये इलस्ट्रेशन आपको 2021 एडिशन एज वेल एज 2022 एडिशन दोनों में मिल जाएगा। इसका जो बच्चों पहला पॉइंट है वो ये है कि साहिल इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल 1 लाख एंड गेव अ चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट रुपीज 10 लाख। तो देखिए बच्चों, जो उसने कैश से बिजनेस शुरू किया वो भी कैपिटल है, और जो उसने अपने सेविंग अकाउंट से चेक दिया वो भी कैपिटल है। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो कैश है वो आपका कैश अकाउंट में आ जाएगा और जो चेक है वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन दोनों ही ये कैपिटल हैं, 1 लाख भी और 10 लाख भी। 1 लाख उसने कैश के फॉर्म में दिया, 10 लाख उसने चेक के फॉर्म में दिया, क्योंकि सेविंग अकाउंट बिजनेसमैन का अकाउंट होता है, वो अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस के अकाउंट में। तो इसकी एंट्री ऐसे बनाई जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश एक एसेट है वो बढ़ रही है इसलिए डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक भी एक एसेट है और वो बढ़ रही है इसलिए डेबिट। और टू कैपिटल अकाउंट। याद रखिए बच्चों, सेविंग अकाउंट बिजनेसमैन का ही होता है, तो अपने अपने बिजनेस के अकाउंट जो है अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा बिजनेस को दे रहा है, तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस की तरह ही कहलाएगा। कैश अकाउंट में 1 लाख आएगा बच्चों, बैंक अकाउंट में 10 लाख आएगा बच्चों, और 11 लाख आपका कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपका ये पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 2 की। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख अगेंस्ट चेक अवेलिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, और गुड्स का जो लिस्ट प्राइस है वो 1 लाख है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम जानते हैं बच्चों, अगर नहीं भी जानते तो अब जान लीजिए बच्चों, कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कैलकुलेट तो किया जाता है बट एंट्री में शो नहीं किया जाता। तो ये जो परचेज की रिकॉर्डिंग की जाएगी वो 90,000 से की जाएगी, ना कि 1 लाख से। 90,000 कैसे आया? 1 लाख का 10% 10,000 होता है ट्रेड डिस्काउंट, और 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दीजिए, बचा 90,000। तो एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेजेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं अगर वो बढ़ते हैं तो, और एक्सपेंस बढ़ ही रहा है आपका कुछ खरीदने से, गुड्स खरीदने से परचेज एज एन एक्सपेंस बढ़ जाता है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक एक एसेट है और वो कम हो रही है क्योंकि परचेज के लिए कोई पैसा देना पड़ रहा है, दैट्स वाई वो क्रेडिट हो जाएगा। और एंट्री बन जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों, ये ट्रांजैक्शन 90,000 से बनेगी आफ्टर डिडक्टिंग द परचेज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हटाने के बाद ही एंट्री बनाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करा करते हैं, ना ही वो आगे हमारे लेजर में जाता है। जब वो जर्नल में नहीं आया तो आगे लेजर में भी नहीं जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। अगली ट्रांजैक्शन है इशूड चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी 1 लाख। तो आपने चेक इशू किया है मशीनरी खरीदने के लिए, लेकिन अभी मशीन खरीदी नहीं है, आपने सिर्फ उसके लिए एडवांस दिया है। तो एडवांस ऑफ मशीनरी इज एन काइंड ऑफ एसेट। क्यों? मशीनरी भी एसेट है और एसेट के लिए दिया हुआ एडवांस भी एसेट ही होता है। जिस दिन हमें एसेट मिल जाएगी हम एसेट को डेबिट कर देंगे और एडवांस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मशीनरी का नाम नहीं आएगा, एडवांस ऑफ मशीनरी का नाम आएगा। उसे भी एसेट की तरह ट्रीट करिए, और एसेट बढ़ रही है वो डेबिट हो जाएगा। बैंक एक एसेट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री बनेगी एडवांस ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1-1 लाख से। याद रखिएगा बच्चों, एडवांस ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो एन एसेट। जिस दिन हमें एसेट मिल जाएगी, मशीनरी मिल जाएगी, उस दिन हम मशीनरी को डेबिट कर देंगे और एडवांस ऑफ मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर बच्चों? ये एंट्री 1 लाख से बनाई जाएगी। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये एंट्री हमारी बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ट्रांजैक्शन उम्मीद है समझ में आ गई होगी। हमने मशीन को डेबिट नहीं किया, एडवांस ऑफ मशीनरी को डेबिट किया है, क्योंकि हमने भी मशीन खरीदी नहीं है, सिर्फ उसके लिए एडवांस पे किया है। और एसेट के लिए दिया हुआ एडवांस एसेट होता है। आइए बच्चों अगली ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन जो है वो बच्चों परचेज की है, और उसमें जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है और कैश डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है।
और सारा पैसा आप तुरंत दे रहे हो। तो बच्चों मैं आपको पहले कैलकुलेशन समझा देता हूँ। जब भी आपका क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो और आप सारा पैसा इकट्ठा ले रहे हो, तो आप एक ही एंट्री बना लीजिए सिर्फ परचेज करने की, टेक इट एज अ कैश परचेज। और इसमें क्या करिए बच्चों, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल लीजिए लिस्ट प्राइस पे, उसको माइनस कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर कैश डिस्काउंट निकालिए, ठीक है। तो जो भी कैश डिस्काउंट निकलने के बाद आपका अमाउंट आएगा, आपने रियल में उतना पेमेंट किया होगा। तो कैश डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट आपका पेमेंट में आएगा, जो आपने यहाँ पे बता नहीं रखा कैसे किया, तो आप कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। परचेज में जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट था वो लिखिएगा, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में केवल कैश डिस्काउंट को लिखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को मत लिखिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को के तहत इस बात को और क्लियर कर देता हूँ। इस पॉइंट के तहत जो गुड्स खरीदे उसका लिस्ट प्राइस है 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है आपका 25%, तो 25% जो होता है वो आएगा 50,000। तो जो बचा 1,50,000 यही आपका परचेज में आएगा। याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट के जस्ट बाद वाला अमाउंट आपको परचेज में और सेल में लिखना होता है, ठीक है बच्चों। तो परचेज में आएगा आपका 1,50,000। अब कैश डिस्काउंट निकालिए और इसे माइनस कर दीजिए, और कैश डिस्काउंट जो है इस क्वेश्चन में 2% है, तो 1.5 लाख का 2% 3,000 होता है। बचा 147, तो आपका कैश या बैंक में जो आएगा वो 147 आएगा, क्योंकि आपने पेमेंट जो किया है वो 147 का किया है, और डिस्काउंट अलाउड में 3,000 आएगा। तो आपको इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है, इन तीनों से मतलब होगा आपका ये परचेज में। और ये डिस्काउंट अलाउड नहीं बच्चों, क्योंकि परचेज करते समय डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट रिसीव होता है, क्योंकि परचेज हम करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट रिसीव होगा, और ये आपका कैश या बैंक में होगा। परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस डेबिट हुआ करते हैं, इसलिए डेबिट हो जाएगा 1,50,000। डिस्काउंट रिसीव इनकम है और इनकम क्रेडिट हुआ करती है, इसलिए 3,000 क्रेडिट हो जाएगा। और 1,47,000 जो है 1,47,000 उससे आपका कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और एक एसेट कम होती तो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर बच्चों। अब आइए इस एंट्री को बना लेते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट जो होगा बच्चों वो होगा आपका 1,50,000 से, आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू कैश या बैंक। आप कुछ भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि बता रखा पेमेंट कैसे किया गया है। 1,47,000 क्लियर बच्चों। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहां आएगा 3,000। परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, कैश एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है, इनमें से जो भी कम होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज एसेट कम होने से क्रेडिट होती है। डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है और इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और ये इनकम बढ़ रही है आपकी। तो क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट। अब अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक 50,000। देखिए बच्चों, अब ये सेल जो है वो कैश सेल्स हो गई, क्योंकि पैसा आपने जो है चेक से ले लिया है तुरंत, तो ये कैश सेल्स कहलाएगी। और कैश सेल्स में कभी भी जो है पर्सन का नाम नहीं आता। आपको यहाँ पर केवल 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, बैंक और एक सेल्स। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों, इस चेक के बारे में बताने रखा कि जमा कब करा गया है, तो ये मानेंगे उसी दिन बैंक में जमा हो गया है, ठीक है। तो आपका एक तरफ से बैंक बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ रही है इसलिए, एक तरफ से आपका सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि इनकम बढ़ रही है इसलिए, और 50,000 से एंट्री बन जाएगी। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 50,000। बैंक एक एसेट है बच्चों, और एसेट बढ़ रही है तो डेबिट होगी। सेल एक इनकम है या रेवेन्यू है, और इनकम या रेवेन्यू बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि सोल्ड गुड्स टू रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने रमन को गुड्स बेचे हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद। अब यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन कर रखा कि सेल आपने नगद करी है या पैसा कैश में लिया है या चेक से लिया है,
तो इसे हम उधार सेल मानेंगे। अब किसी को उधार सेल करेंगे तो हमारा डेटर बढ़ेगा, डेटर एक एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट ही होगी, और सेल हमारी इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन ये जो एंट्री की जाएगी वो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो परचेजेज सॉरी सेल क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, नॉट बैंक डेटर, क्योंकि हमने भी उधार सेल करी है। तो रमन डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी। रमन इज एन एसेट, डेटर एक एसेट होता है इसलिए, और एसेट बढ़ रही है इसलिए रमन डेबिट हो जाएगा। सेल एक इनकम है और इनकम बढ़ रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। 25,000 का 10% 2,500 ट्रेड डिस्काउंट आ गया, उसे माइनस करके 22,500 बचा, उससे एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बच्चों बार बार मैं बैंक लिख रहा हूँ, बट बैंक का नाम नहीं आएगा, रमन का नाम आएगा। रमन अकाउंट डेबिट या रमन डेबिट भी लिख सकते हैं, टू सेल्स अकाउंट। 22,500 से एंट्री बनेगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हटा के एंट्री बनाई जाती है, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों, तो रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उधार सेल है। 22,500 इसलिए आया, 25,000 में से मैंने 10% 2,500 ट्रेड डिस्काउंट के माइनस कर दिए। अगली एंट्री है बच्चों, रिसीव चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो रमन से आपने चेक लिया है लेकिन कैश डिस्काउंट देने के बाद, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो अगली ट्रांजैक्शन में लिखा है कि वो चेक अगले दिन जमा हुआ है बैंक में। तो 14th को आपको बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करना होगा क्योंकि पैसा उस दिन बैंक में जमा नहीं हुआ है, यानी चेक उस दिन बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो आपको वहाँ पर एक चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करना होगा। ये अकाउंट तब तक ओपन रहेगा जब तक चेक बैंक में जमा नहीं हो जाए। इसको भी एसेट की तरह ट्रीट करिए। तो चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेगा इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट, और आपने पैसा लेते समय डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट करिएगा, और रमन को क्रेडिट कर दीजिएगा 22,500 से। तो रमन में तो 22,500 आएगा, डिस्काउंट अलाउड में 2% डिस्काउंट आएगा, और जो डिस्काउंट हटा के बचेगा वो बैंक में नहीं बल्कि चेक इन हैंड अकाउंट में आएगा। तो एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमन। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आप लोग बच्चों डिस्काउंट वर्ड पूरा लिखेगा, और टू रमन। रमन तो लिखिए 22,500 पूरा। चेक इन हैंड में लिखिएगा, सॉरी चेक इन हैंड से पहले डिस्काउंट लिखिएगा। 22,500 का 2% 450 होता है, तो 22,050 आ जाएगा आपका चेक इन हैंड में। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे बैंक का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो अगली ही उसमें ट्रांजेक्शन में लिखा है कि वो चेक अगले दिन जमा कराया है, यानी 16 तारीख को जमा कराया है। वैसे ये चेक आपको 14 तारीख को मिला था। फिलहाल मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, डेट आप लोग डेट वाले कॉलम में लिख दीजिएगा बच्चों, प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये 14 तारीख को आपने चेक इन हैंड लिखा क्योंकि बैंक उस दिन जमा नहीं हुआ था। अब आ जाइए 16 तारीख में। 16 को आपने ये चेक जो है बैंक में जमा करा दिया। तो जब ये चेक आपने बैंक में जमा कराया होगा बच्चों, तो आपका बैंक नाम की एसेट बढ़ जाएगी और चेक इन हैंड नाम की एसेट जो टेम्पररी खोला गया था वो क्लोज हो जाएगा। जितना चेक मिला था वो लिखेंगे 22,050। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एंट्री बनाई गई। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक भी एक एसेट है। चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो गया, वो भी एक एसेट है। जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो कम हो गई वो क्रेडिट। तो चेक इन हैंड अकाउंट तब तक खुला रहता है जब तक वो चेक बैंक में जमा नहीं हो जाता। 14 को वो डेबिट हुआ, 16 को चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब बात करते हैं अगले ट्रांजेक्शन की। ये ट्रांजेक्शन भी इसी चेक इन हैंड से जुड़ी हुई है या इसी चेक से जुड़ी हुई है जो कि हमें रमन से मिला था। इस चेक को जो है बैंक ने डिसऑनर कर दिया, ठीक है, और बैंक ने चार्जेस लगाए 200 रुपये। तो जो चेक हमें मिला था रमन से वो चेक डिसऑनर हो गया। तो रमन हमारा फिर से डेटर बन गया। तो हम रमन को फिर से बढ़ा देंगे, बैंक बैलेंस को कम कर देंगे क्योंकि बैंक बैलेंस सच में बढ़ा ही नहीं था। तो बैंक बैलेंस को कम कर देंगे। जो डिस्काउंट पहले अलाउ करा था वो भी हम ख़त्म कर देंगे, और एक अलग से बैंक चार्जेस जो हमारा नया एक्सपेंस है उसे और बढ़ा देंगे। तो बच्चों देखिए कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है।
रमन डेबिट होगा क्योंकि हमारा वो फिर से डेटर बन गया। बैंक चार्जेस हमारे लगेंगे, वो खर्चा है, वो भी डेबिट हो जाएगा। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा नहीं, उल्टा कम हो गया। तो अब जो हमने कम तो नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं कि वो बढ़ा नहीं, बस तो हमने बढ़ा दिया था चेक जमा करने पर, तो उसे वापस कम करिए। और जो डिस्काउंट अलाउ किया था हमने वो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि डिस्काउंट पैसा मिला नहीं तो डिस्काउंट अलाउड किस बात का। देखिए बच्चों, दो अमाउंट जो श्योर है, डिस्काउंट अलाउड था 450, वो कैंसिल हो गया पूरा। बैंक चार्जेस 300, ये कंफर्म्ड अमाउंट है। ठीक है बच्चों, बैंक में जितना चेक का अमाउंट था प्लस जितने बैंक चार्जेस लगे, दोनों जोड़ के लिखिएगा। चेक का अमाउंट प्लस बैंक चार्जेस। चेक का अमाउंट था 22,050 और बैंक चार्जेस थे आपके 300, तो 22,350 यहाँ आ जाएगा। और रमन से हमें जितने ओरिजिनली लेने थे 22,500, पूरा 22,500 यहाँ आ जाएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद आया था। देख लीजिए, आपकी दोनों साइड मैच हो जाएंगी बच्चों। ये भी 22,800, ये भी 22,800। बैंक चार्ज में 300 आया, डिस्काउंट अलाउड में 450 आया, इनके अमाउंट तो कंफर्म थे। बैंक में मैंने चेक का अमाउंट प्लस बैंक चार्जेस जोड़ के लिखा है, और रमन में उतना ही अमाउंट लिखा है जितना हमें उससे ओरिजिनली लेना था 22,500, जो जब हमने सेल करी थी उस समय पे। ठीक है बच्चों, इन फ्यूचर अगर हम बैंक चार्जेस का जिम्मेदारी रमन पर डालते हैं तो उसकी एंट्री एक अलग से बनाएंगे, बैंक चार्जेस टू रमन रमन डेबिट टू बैंक चार्जेस 300। लेकिन फिलहाल हमें कहा नहीं है कि ये बैंक चार्जेस हमें रमन से रिकवर करने हैं, दैट्स वाई हमने रमन के लिए वो एंट्री नहीं बनाई है। अगर कहा जाता तो हम एक एंट्री बनाते, रमन डेबिट टू बैंक चार्जेस 300। क्लियर बच्चों, ये एंट्री समझ में आ गई ना आपको। बैंक बैलेंस जो हमने बढ़ा दिया था, मगर बढ़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, इसलिए हमने बैंक को कम कर दिया। डिस्काउंट अलाउड कैंसिल करा, इसलिए डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो गया। रमन हमारा फिर से डेटर बन गया और उससे हमें ओरिजिनली जितने पैसे लेने थे वही हमने दोबारा लिख दिए। बैंक चार्जेस बैंक चार्ज का अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट। क्लियर बच्चों, और बैंक में जो अमाउंट आया है वो चेक का अमाउंट प्लस डिस्काउंट चार्जेस दोनों जोड़ के लिखे गए हैं। अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चों। तो अगली ट्रांजेक्शन है, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ओनर का बैंक ड्राफ्ट के जरिए, और आपके बैंक चार्जेस और लग गए उसमें 100 रुपये। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपये का था और बैंक चार्जेस जो लगे उस काम कराने के, वो जो थे ड्राफ्ट चार्जेस, वो लगे आपके 100 रुपये। तो आपका जो टोटल खर्चा हुआ वो 10,100 है, और ये ड्राफ्ट चार्जेस आप ओनर से ही लेंगे क्योंकि ये जो खर्चा है वो बिजनेस का नहीं, बिजनेसमैन का है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा होता है, तो उस पर्सनल खर्चे की वजह से फर्म के 10,100 रुपये कम हो गए हैं, तो ये ड्राइंग्स कहलाएगा। और पैसा क्योंकि बैंक से कटा है तो बैंक कम हो जाएगा, यानी बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और ड्राइंग्स का मतलब होता है कैपिटल का कम होना, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, लेकिन नाम ड्राइंग का आएगा, तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा, जो ड्राफ्ट के चार्जेस हैं वो भी हम पर्सनल खर्चे में डालेंगे क्योंकि इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस। बैंक को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक एक एसेट है और वो कम हो रही है। 10,100 रुपये से ये एंट्री बनाई जाएगी। क्लियर बच्चों, आगे सुनिए पॉइंट। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस इलस्ट्रेशन। लास्ट पॉइंट बच्चों ये है, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट 5 लाख। तो फिक्स डिपॉजिट भी एक बैंक का अकाउंट होता है जिसमें हम पैसा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है फिक्स कर देते हैं, उतने टाइम तक उस पैसे को हम निकालते नहीं हैं, तो इट इज़ ऑल्सो एन एसेट। ठीक है, तो पैसा हमारे बिजनेस के अकाउंट से निकल के एफडी अकाउंट में चले गए। एफडी इज़ एन एसेट, फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो इज़ एन एसेट, एंड बैंक इज़ ऑल्सो एन एसेट। तो जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो एसेट कम हो गई वो क्रेडिट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। एफडी इज एन एसेट, बैंक इज ऑल्सो एन एसेट, जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो एसेट कम हो गई वो क्रेडिट। और इस तरह से बच्चों ये हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, जो आपने पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाला, तो एफडी एक एसेट है वो बढ़ गई, बैंक एक एसेट है वो कम हो गई, जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो कम हो गई वो क्रेडिट। क्लियर बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ट्रांजेक्शन के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों।